नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11 राज्यों के लिए 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इन वंदे भारत ट्रेनों से 11 राज्यों को जोड़ा जाएगा और इन राज्यों में न सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय कम होगा बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जिन राज्यों में ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलने वाली हैं उनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पर इन 11 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसमें हिस्सा लिया। और खेला से पूरी आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। की सौगात एक तरह से दी है और इन 9 ट्रेनों के आने के बाद अब वंदे भारत ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ गई है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वंदे भारत का क्रेज अब लगातार बढ़ा है। और पीएम मोदी की एक खास बात है, उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से को अब जोड़ा जा सकेगा। वंदे भारत ट्रेन की जो सौगात है, वंदे भारत का क्रेज बढ़ रहा है। पीएम मोदी की जो खास बातें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि देश के हर हिस्से को अब एक तरह से वंदे भारत से जोड़ा जा सकेगा। वंदे भारत पहुंचने से अब सैलानी भी एक तरह से बढ़ेंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के यात्री भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब ट्रेनें बढ़ रही हैं तो यात्री भी एक तरह से बढ़ेंगे। देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी वंदे भारत ट्रेन। अब 9 ट्रेनें एक साथ और आई हैं। नए भारत के नए जोश की यह प्रतीक है, एक निशानी है कि 9 वंदे भारत ट्रेनें आई हैं। वंदे भारत से लोग एक तरह से उत्साहित हैं। ये खास बातें जो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। वंदे भारत लोगों की अब एक तरह से जरूरत बनती जा रही है। ये ट्रेन और रेलवे का बजट 8 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो बयान पीएम मोदी ने दिया था वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं।
तो आज वहीं पर पीएम मोदी ने मन की बात भी की और इस कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात के 105वें एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 के आयोजन का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया है। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। कि पहली लाइब्रेरी जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था, तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महाक्विज। माई गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। माई गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए। G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दी कि केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने भारतीय मूल के कई खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों की लिस्ट तैयार की है जो विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। NIA मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आने वाले वक्त में उन खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ UAPA के सेक्शन 33(5) के तहत कार्रवाई करके उन चल और अचल उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों की लिस्ट अब NIA के तहत तैयार की जा रही है। तो चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं। 10 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है जिसमें परमजीत सिंह का नाम शामिल है। 2 नंबर पर वाधवा उर्फ बब्बर चाचा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कुलवंत सिंह का भी नाम इस लिस्ट में है। 10 खालिस्तानियों आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई जिसमें JS धालीवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सुखपाल सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जो 10 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट NIA की तरफ से तैयार की गई है। हरप्रीत सिंह उर्फ राणा का नाम भी इसमें शामिल है। सरबजीत सिंह बेनूर भी इस लिस्ट में शामिल है। तो 10 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें कुलवंत सिंह का नाम शामिल है। हारजप सिंह उर्फ जप्पी का नाम भी इस लिस्ट में है और 10वें नंबर पर रणजीत सिंह नीता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये 10 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट है जो NIA ने तैयार की है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब एक तरह से आने वाले दिनों में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम से बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने DC ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। बडगाम कांग्रेस के अध्यक्ष इंजीनियर मुजफ्फर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि जनता पर महंगाई के साथ साथ टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। मेवे और सेब का धंधा टैक्स के चलते बर्बाद हो रहा है।
स्मार्ट मीटर के चलते भी लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सरकार जनता की परेशानियां नहीं सुन रही, बल्कि अपनी नीतियां जबरन उन पर थोप रही है। महंगाई पे काबू करो, महंगाई पे काबू करो, बिजली मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट खत्म करना। अवाम के खिलाफ जो पॉलिसियां बन रही है उसके खिलाफ है, और जो महंगाई है उसके खिलाफ है, जो स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ है, जो टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स उसके खिलाफ है, और जो गरीबों को कुचला जा रहा है उसके खिलाफ है। जो हमारी यहाँ मेवा सनत है, सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो भी इनकम हमारी है, जो भी हमारा कुछ है, रीढ़ की हड्डी वो है हमारे मेवा जात, वो है सेब हमारा, उसको कुचला जा रहा है। बाहर से सेब लाए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप बाहर से मत लाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी टोटली बंद की है इन्होंने। लेकिन यहाँ के मेवा पे टैक्स, अब हमारा जो मेवा है ये बर्बाद होगा, बाहर का ही मेवा आएगा, क्योंकि उस पे कोई एक्साइज नहीं है, कुछ नहीं है। तो उधर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले शहरी निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के जरिए कराने की मांग की है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने उपराज्यपाल को 74वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में ही चुनाव की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर रैना ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के बिना चुनाव कराना असंवैधानिक होगा, इसलिए पंचायत चुनाव की तरह ही शहरी निकायों के चुनाव भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए ही कराए जाएं। सरकार यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर करवाना चाह रही है, तो इसके लिए जो कांग्रेस है खासकर, उन्होंने कल एक चिट्ठी भी लिखी है एलजी को, और ये इंटरव्यू मांगा है उनसे और कहा है कि इस पर गौर किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही अंडर ये यूएलबी के इलेक्शन, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी भी है। रविंदर जी, आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में आप 5 अगस्त 2019 के बाद लागू है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान कहता है कि भाई ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना भी है, लेकिन उसको इख्तियार सिर्फ पंचायतों का है। पंचायत राज निज़ाम में 2 किस्म की पंचायत आती हैं, एक जो देहात में होती हैं और एक जो शहरों में होती हैं। इनको अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। संविधान की सेक्शन अमेंडमेंट 74 जिसको संविधान के आर्टिकल 243ZA में शामिल किया गया है, लिखा है कि तमाम म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होंगे। अब तो कोई बहाना नहीं है, और जो पार्टी सरकार चला रही है वो सरकार रोज यह कहती है कि हमने एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून लगा दिया, वो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून की उल्लंघना हो रही है। तो हमने ये मामला उठाया जब हमने देखा कि भाई पंचायतों का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन शहरों का इलेक्शन जो है चीफ इलेक्टर ऑफिसर करेगा। 2 दिन पहले चीफ इलेक्टर ऑफिसर ने डीसीज को कहा कि आपने जो डाटा दिया है उसमें कई गलतियां, इसलिए रिजर्वेशन और रोटेशन में गलती हुई है। रिजर्वेशन, रोटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स 73rd और 74th कानून जो कांग्रेस ने देश भर में बनाया है, वो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप पूरा लागू है, उसमें लिखा है कि वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप अफसर से गलत करवाती है रूलिंग पार्टी। तो अब वो तो गलत हो ही रहा है। वोटर लिस्ट में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ही बनवाएगा, लेकिन आप यहाँ लगातार ये काम कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? इसलिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इस गलती को ठीक करिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग है, एरर नहीं है बल्कि ब्लंडर है, और इसलिए अब संविधान पूरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द ऑन टाइम इलेक्शन हो, लेकिन ये गलती दुरुस्त की जा सकती है। और आप नया कमीशन बनाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमीशन को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। लद्दाख में अब इलेक्शन हो रहे हैं, 4 दिन पहले एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, जिसके पास 4 और यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार की भी है। यहाँ अपनी जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको पंचायतों में इख्तियार है, शहरों में नहीं है, नहीं तो आप नया बना।
तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने शहरी निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। शेख बशीर ने कहा कि हमें डर है कि किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम करे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कराए या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराए, मशीनरी तो वही है, मशीनरी तो किसी और जगह से नहीं आनी है। उनका माइंडसेट क्या है वो तो सबको मालूम है। और ये भी हकीकत है कि अगर हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कराएंगे तो तब भी मशीनरी यही होगी। हम इस वक्त इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं। और ये जो चिट्ठी लिखी है, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कोई किसी को कंसल्ट किया है या नहीं किया है, बाकी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया है नहीं लिया। हमारी पार्टी को अभी कोई ऐसी इत्तला नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने खदशा जाहिर किया है, तो एलजी साहब को जो चिट्ठी लिखी है, एलजी तो ये कर ही नहीं सकता, एलजी के बस में ही नहीं है। ये कराने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब। तो इसलिए हम समझते हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा, तब तक पता लगेगा कि हमारी पार्टी जो है उस मामले में क्या सोच रखती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खदशात तो हैं कि ये जो हैं, डर की कोई बात नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि बीजेपी ये कहती है कि डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, हमें पूरा वो है। लेकिन हमें डर ये है कि जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, ऑफिसर्स इस्तेमाल होते हैं, तो बहरहाल हम उसको कोशिश करेंगे। मशीनरी तो यही होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, इन्हीं ने कराना है। या तो किसी दूसरी स्टेट से तो आने वाले नहीं हैं कि वहाँ से आ जाएंगे, यहाँ इलेक्शन कराएंगे पंचायतों का। तो हमको ये भरोसा रखना है कि इन्हीं से काम लेना है। और खदशात जो हैं, मशीनों का इस्तेमाल कैसे होगा। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना तैयार है इलेक्शन? पूरी तरह तैयार है। बल्कि हर एक आदमी इंतज़ार कर रहा है कि इलेक्शन हों, असेंबली के भी हों, लोकल बॉडीज़ के भी हों, लोगों ने फैसला करना है। लेकिन ये खदशात हमेशा रहते हैं, धांधली के खदशात हमेशा रहते हैं। साहब कह रहे हैं कि ये खदशे तो हैं, रिगिंग के खतरे रहते हैं, खदशे रहते हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार को कंक्रीट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और आगे के इलेक्शन जब भी होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही फैसला किया कि सभी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगी और उनको पूरा भरोसा भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी कारकर्दगी आगे के इलेक्शन में करेगी। कैमरामैन साहिब के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। और पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर है, आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी पर करमाला इलाके में एक तस्कर सेना की गोली से घायल हो गया। सेना ने एलएसुब एलओसी पर संदिग्ध मूवमेंट देखते ही फायरिंग शुरू की थी, जिसमें एक संदिग्ध युवक गोली लगने से घायल हो गया है। युवक की पहचान करमाला के ही रहने वाले 21 साल के यासिर हुसैन के तौर पर हुई है, जो ड्रग तस्करी का काम करता था और ड्रग्स के चक्कर में ही एलओसी तक पहुंचा था। उसे इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं सीमा पार से ड्रग्स के साथ हथियार और गोला बारूद तो इधर नहीं भेजा गया है। एक जो हमारे पास गर्ल शॉट इंजरी का एक जो है लड़का आया, 21 साल उम्र है उसकी, उसका नाम है मोहम्मद यासिर, जिसके वालिद का नाम है मोहम्मद नज़ीर। ये खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी थी, जिस्म के निचले हिस्सों में गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी था और खून जो है चल रहा था उसका जिस्म से। तो हमने फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको ना रजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रजौरी हॉस्पिटल में उसको हमने रेफर कर दिया। ये रात को जो है लाया था, पुलिस वालों ने लाया था, तो साथ में जो है आर्मी के भी जो है लोग थे, तो उन्होंने फिर साथ में जो मालिक भी उनको भी साथ में लाया था। तो उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी, इसलिए हमने रजौरी अस्पताल में जो है उसको रेफर कर दिया मजीद इलाज के लिए। ये पुंछ के एलओसी करमाड़ा पर, जहां पर देर रात को सेना को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है, जब सेना ने नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और नशा तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को जो है सेना की गोलाबारी में घायल हुआ है। आपको बता दें कि रात को सेना ने इस क्षेत्र में जो है आप देख रहे हैं जंगल, इसमें जो है कुछ हलचल दिखी और हलचल के बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में एक शख्स जो है यासिर हुसैन यहाँ जख्मी हुआ और जिसको सेना ने बाद में यहाँ से एवैक्यूएट किया और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से
उसको उपचार के लिए रजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो एक नशा तस्करी की कोशिश थी और जिसे सेना ने नाकाम बनाया है। और ये खड़ी करमाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बात करें तो 31 मई को भी इस तरह की कोशिश हुई थी जिसमें 3 स्थानीय जो नार्को टेररिज्म के से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिली थी। और इसी प्रकार जो है आज भी ये एक ड्रग्स की कोशिश जो है नाकाम की गई है और सेना की तरफ से एक बड़ी सफलता है। हालांकि उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सेना को यह भी लगता है कि शायद कुछ और भी सामान इस तस्करी का इस इलाके में हो सकता है, जिसको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC करमाड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के संयुक्त रोजगार निदेशक डॉक्टर खालिद हुसैन ने धारवेरी गंदो भलीसा पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस मौके पर डोडा के डीडीसी विनेश पाल महाजन भी उनके साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने यहां सरकारी दफ्तर, स्कूल, प्लेग्राउंड और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने धारवेरी में नए पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया और लोगों से नशे के खिलाफ मुहिम में प्रशासन का साथ देने की अपील की। देखिए, पंचायत घर यहाँ पे था नहीं और एक बहुत बड़ा पंचायत जिसमें 7 से 8 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल इसके अंदर हैं। मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा 17 साल सर्विसेज का है, डिफरेंट कैपेसिटीज में मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा पंचायत घर नहीं देखा। मैं इसमें यहाँ के BDO साहब, यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ के जो ठेकेदार जो साहब हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सरपंच साहब और BDO साहब और उनके तमाम अमले ने बहुत अच्छा काम किया है। ये पंचायत घर की जो आज इनाग्रेशन कराई है, ये बहुत बड़ा कदम है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतने बलाई इलाके में बनाना ये सरकार की ही तरफ से एक हुक्मनामा था, तो और हम लोगों ने इस पर सबने मिलकर काम किया। विवरण टोल सभी हजारों की तादाद में हमारे पास वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। सिर्फ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप को ऑफिस में आके डोडा जो जहाँ डिप्टी डायरेक्टर बैठता है वहां आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो क्लीन और एक ग्रीन फ्यूचर बन सके। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क। करगिल में डाइट की तरफ से TLM मेले का आयोजन किया गया। संस्थान के चुटुक कैंपस में आयोजित मेले में जिले भर से कई शिक्षक और कई स्कूल के छात्र शामिल हुए। मेले में शिक्षकों और छात्रों को पढ़ाई के नए तौर तरीके और तकनीक के बारे में बताया गया। कई टीचर्स और छात्रों ने शिक्षा से जुड़े अपने अपने मॉडल भी पेश किए। करगिल के CEO ने आयोजन को लेकर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की सराहना की। प्रोसेस और FLN फाउंडेशनल लिटरेसी इन यूनिवर्सिटी फोकस किया है, जिनमें डिफरेंट जोन से 7 जोन से सिलेक्ट होके पहले जो है जोन लेवल पे कंडक्ट किया गया प्रोग्राम को, और जोन लेवल पे जितने सिलेक्शन हुआ है 7 टीचर्स का, उनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौका दिया जा रहा है। तो मेन फोकस जो है फाउंडेशनल लिटरेसी इन यूनिवर्सिटी पे है और जो फाउंडेशनल स्किल्स पे है, किस तरह से हम बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स पे मास्टरी किया जाए ताकि वो आगे जाके उनका फाउंडेशनल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आगे वाले लर्निंग में वो। और अब खबर हिमाचल से है, जहां इस साल कुल्लू दशहरे का आयोजन भव्यता के साथ किया जाएगा। शिमला के पीटर हाफ में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद थे। जो कुल्लू में आपदा आई थी, मैं सभी कुल्लू की जनता का, कुल्लू के सभी अधिकारियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हमने इस आपदा पर नियंत्रण कर लिया और अब जो है भव्य कुल्लू दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है। कुल्लू दशहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने दिन रात मेहनत करके सड़कों को ठीक किया। कुल्लू तैयार है, मनाली तैयार है, रोहतांग तैयार, टनल तैयार है। मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में अब हिमाचल आ सकते हैं। मौसम की मार और आपदा से हम जितना पिछले 2 महीनों से 2.5 महीनों से परेशान थे, हमने उस पर नियंत्रण पा लिया। अब थोड़ी और स्थिति को हमें सुधार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से
इस मेले की तैयारी चल रही है और इस बार इसको भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 24 से 30 अक्टूबर तक कुल्लू दशहरा एक तरह से मनाया जाएगा। आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं खास बातें, इस मेले की खास बातें दिखा रहे हैं। तो भव्यता के साथ शानदार तरीके से 24 से 30 अक्टूबर तक कुल्लू दशहरा मनाया जाएगा। आपको इसकी खास बातें बता दें, कार्निवल में 11 विभागों की झांकियां भी शामिल की जाएंगी। टीवी स्क्रीन पर जो इसकी खास बातें दिखा रहे, 50 महिला मंडल सांस्कृतिक दल इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक परेड में विदेशों के दल भी हिस्सा लेंगे, विदेशों के दल भी इसमें शामिल होंगे। 25 अक्टूबर को आयोजित होगी सांस्कृतिक परेड। जी हां, तो कुल्लू दशहरे की हम बात करें जो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। 20 देशों के कलाकार उत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे, शामिल होंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस मेले की शुभारंभ करेंगे। कुल्लू दशहरा जो मेला होना है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समापन जो समारोह होगा उसमें शामिल होंगे। आपदा के बाद तेजी से कुल्लू उभर रहा है, सीएम का यह मानना है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।